कहानी के शुरू में ही हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी पकड़कर टॉर्चर करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे लिए काम करना शुरू कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। ये बुरा आदमी मैरी जैसी हर प्रोस्टिट्यूट के साथ ऐसा ही कर रहा था, क्योंकि जब ये लड़कियां इस आदमी के लिए काम करती तो उसे बहुत से पैसों का फायदा होता। अगले दिन मैरी अपनी साथियों के साथ बातें कर रही थी कि तभी उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है जिसने कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही अमीर पेंटर से शादी कर ली थी और अब उसकी एक बेटी भी थी। वो मैरी को एक दिन के लिए अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहती है क्योंकि उसे ये वक्त अपने हस्बैंड के साथ गुजारना था। मैरी अपनी दोस्त से कहती है इस नन्ही परी का तो मैं अपने से ज्यादा ख्याल रख सकती हूँ, पर देखो प्रॉब्लम वो आदमी है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि हम उसके लिए काम करें, हमें उससे खतरा है और ऐसे में मैं बच्ची का ख्याल कैसे रखूं। तब मैरी की दोस्त प्रॉब्लम दूर करने के लिए अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लेकर उन्हें देने की ऑफर करती है, जिसे वो बुरे आदमी को देकर उनसे अपनी जान छुड़वा सकती थी। ये बात सुनकर मैरी खुश होने के साथ उसकी बेटी का ख्याल रखने को भी मान जाती है, पर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मैरी की नजरों के सामने ही कुछ लोग उसकी दोस्त और उसके हस्बैंड को जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर ले जा चुके थे। बेचारी मैरी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास उनकी बेटी थी जिसे फीड करवाने तक के भी मैरी के पास पैसे नहीं थे और अब रात भी हो चुकी थी। मैरी के साथ ही अब उसे बच्ची का ख्याल रखने को कहते हुए खुद पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर निकलती है, पर रास्ते में अचानक ही कुछ लोग उसे पकड़कर पूरी तरह उसका गला काटकर उसका मर्डर कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन दरिंदों ने उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी निकाल लिए थे। पुलिस यहाँ आती है, पर जब उन्हें केस समझ नहीं आता तो इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का काम इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को देने का सोचा जाता है, जो कि अपनी सिक्स सेंस और फ्यूचर की हल्की सी झलक देखने वाली पावर की वजह से क्राइम सीन का पता चलाने में माहिर थे। आज उसके पास उसके साथी इंस्पेक्टर आते हैं और उसे जब वो इस अजीब तरीके से होने वाले मर्डर की कहानी बताते हैं तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रॉयल फैमिली के एक डॉक्टर को। ये शहर के सबसे बड़े सर्जन भी थे। उन्होंने पागलों के इलाज के लिए एक सर्जरी का तरीका ढूंढ निकाला था, जिस तरीके को आज वो एक पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मैरी की वही दोस्त है जिसे कुछ लोगों ने उसके हस्बैंड के साथ किडनैप कर लिया था और अब उसे पागल करार देकर यहाँ लाया गया था। डॉक्टर उसके सर पर अपना काम शुरू कर देते हैं और यही से सीन कट होकर हमें मैरी और उसकी साथियों को दिखाया जाता है, जो पिछले दिनों अपनी साथी के होने वाले मर्डर के बारे में ही बात कर रही थी। उन्हें लगता था कि ये काम उसी बुरे आदमी का है जो इन सब को अपने साथ काम करने के लिए मजबूर करता था। इन्होंने अभी उसे याद ही किया था कि वो दोबारा यहाँ आ जाता है और मैरी की एक साथी से उसके काम के पैसों में से आधे पैसे खींच लेता है और उसके ऐसा करने से ये लड़की उदास और परेशान होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में एक आदमी उसे ग्रेप्स का लालच देकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और थोड़ी ही दूर जाने पर उसका बेदर्दी से गला काट देता है और इससे पहले होने वाले मर्डर की तरह ही इस लड़की की बॉडी के भी ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं। इस मर्डर सीन पर भी फ्रेडरिक आता है। वो पहले यहाँ ग्रेप्स की डंडियों को देखता है और फिर इस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि पहले इसका गला काटा गया, जिसके बाद मारने वालों ने उसकी चेस्ट पर वार किया और फिर उसका पेट काटकर उसकी सारे ऑर्गन्स और उसकी सारी आंतें बाहर निकाल दी। फ्रेडरिक अब अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर उन्हें बताता है कि ये किसी आम आदमी का काम नहीं बल्कि पढ़े लिखे सर्जन का काम है, क्योंकि बॉडी से ऑर्गन्स निकालने के लिए सर्जरी ब्लेड्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कोई आम इंसान इतनी महारत से नहीं चला सकता। साथ ही डेड बॉडीज के पास से ग्रेप्स की डंडियों का मिलना भी ये साबित करता है कि ये काम किसी अमीर आदमी का है। ऑफिसर इस सारी कहानी को बेकार मानते हुए उल्टा फ्रेडरिक को ही डांट कर ये कहते हैं कि जल्दी इस केस को तरीके से सॉल्व करो और खत्म करो। अब अगले दिन मरने वाली लड़की का फ्यूनरल था। मैरी और उसके सभी साथी भी यहाँ आई थी। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक भी यहाँ आते हैं। वो चाह रहे थे कि मैरी की साथियों से कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाए, पर वो सभी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और मैरी से मर्डर की बात करने पर मैरी इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को बताती है कि मुझे लगता है कि ये काम उसी बुरे आदमी का है जो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर काम करें, पर फ्रेडरिक के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो उस आदमी को कातिल मानता। अब रात में मैरी के साथ ही सभी लड़कियां बैठी हुई बातें कर रही थी जब उनके घर का ऑनर आकर उन्हें घर से निकाल देता है, क्योंकि काफी टाइम से इन्होंने अपने घर का रेंट नहीं पे किया था। यहाँ किलर भी अपने एक और शिकार के लिए तैयार हो चुका था और वो मैरी की एक साथी को ग्रेप्स के लालच में फंसाकर बेदर्दी से उसका गला काट देता है।
फ्रेडरिक इस सीन में भी जब पिछले मर्डर से मिलते जुलते एविडेंस जैसा कि ग्रेप्स की डंडियां और बॉडी से निकले हुए कई ऑर्गन्स को नोटिस करता है तो वो खुद ही एक हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पर फ्रेडरिक पहले एक यंग डॉक्टर से मिलकर उसे अपने मर्डर केस में हेल्प करने को बोलता है, लेकिन इस डॉक्टर को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर यहीं पर मौजूद रॉयल फैमिली के डॉक्टर उसकी मदद को मान जाते हैं। फ्रेडरिक उन्हें बोर्ड पे एक ड्राइंग बनाकर दिखाता है उस हथियार की जिसकी मदद से किलर सबको मार रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर को लगता है कि ये सर्जरी ब्लेड है। वो फ्रेडरिक को अपनी सर्जरी ब्लेड्स दिखाते हैं, जिसे देखते ही फ्रेडरिक का शक यकीन में बदल जाता है कि मर्डर करने वाला कोई सर्जन ही है। अपनी अच्छी सिक्स सेंस और इन्वेस्टिगेशन टैलेंट से उसे ये मालूम होता है कि अगला मर्डर किलर कहाँ करेगा। उस जगह का पता चलते ही वो अपने साथी पुलिस को वहाँ फैल जाने का हुक्म दे देता है। जबकि इस सीन में हमें किलर के ड्राइवर को दिखाया जा रहा है जिसने हर मर्डर में किलर का साथ दिया था, पर अब वो इस किलिंग से थक चुका था। अब क्योंकि पुलिस भी उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसीलिए वो किलर से ये सब रोकने की रिक्वेस्ट करने लगता है और किलर जवाब में कहता है ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि हम हेल में हैं और ये सब करना हमारी मजबूरी है। इधर फ्रेडरिक मैरी से उसके साथियों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मिलता है। मैरी उसके पूछे गए सवालों का जवाब देती है और साथ ही वो फ्रेडरिक को अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड के किडनैपिंग के बारे में भी बताती है। उसे किडनैपर्स का हुलिया भी याद था। बातों की बातों में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फ्रेडरिक यहाँ पर उसे अपनी सुपर पावर के बारे में बताता है कि उसे फ्यूचर की झलक दिखती है। यानी उसे फ्यूचर के वियंस आते हैं और उसने मैरी के बारे में देखा है कि वो कुछ सालों बाद समुद्र के किनारे एक गाँव में एक बच्ची के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगी। खैर अब फ्रेडरिक अपने कुलीग इंस्पेक्टर से मिलकर बात करता है और किडनैपर्स का हुलिया बताने पर वो फ्रेडरिक को बताता है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो रॉयल ऑफिसर है और क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता है। वो फ्रेडरिक को उसके ऑफिस के सामने ले जाता है। फ्रेडरिक इस ऑफिस के अंदर जाकर मैरी के दोस्त की फाइल चुरा लेता है, जबकि उसका दोस्त बाहर इस ऑफिस के लोगों को एक जलते ड्रम के जरिए डिस्ट्रैक्ट करके फ्रेडरिक को बाहर आने का मौका देता है। इस फाइल से मैरी के दोस्त का पता चलने के बाद वो मैरी को उसके दोस्त के पास मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है, जो अब मैरी से बात नहीं करना चाहती थी। ये दोनों अब यहाँ से निकलते हैं और एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। इस जगह पर मैरी अपने दोस्त के हस्बैंड की पेंटिंग देखती है और उसके नीचे जब वो उसका नाम पढ़ती है तो हैरान रह जाती है। वो पेंटर कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रिंस यानी क्वीन विक्टोरिया का पोता था। जहाँ मैरी ये बात जानकर हैरान थी, वही फ्रेडरिक को भी ये बात जानकर अच्छा खासा झटका लगा था। वो फौरन रॉयल फैमिली के डॉक्टर के पास जाता है, जिनके ऑफिस के बाहर अब यंग डॉक्टर भी था। वो रॉयल डॉक्टर से कहता है कि मुझे लग रहा है कि इन सारी प्रोस्टिट्यूट्स को प्रिंस खुद मार रहे हैं, पर डॉक्टर इस बात से ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि प्रिंस बहुत ज्यादा बीमार है, मैं खुद उनका इलाज कर रहा हूँ। जितने बारीक तरीके से वो सारे कत्ल हुए हैं प्रिंस ये नहीं कर सकते। यही से सीन का ठोकर हमें प्रिंस को चेयर पर बैठा दिखाया जाता है, जिनके ऊपर वो यंग डॉक्टर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रेडरिक भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ हो चुका था और उसे एक दिन किलर का लेटर मिलता है। लेटर के साथ आधी इंसानी किडनी भी थी, जिसका दूसरा हिस्सा किलर खा चुका था। ये सब लेटर में बताया गया था। वो जब देखते हैं कि लेटर कहाँ से आया है तो उस पे सिर्फ लिखा था फ्रॉम हेल। यहाँ दिखाया जाता है कि किलर अपने एक और मर्डर की तैयारी में है और वो एक सड़क पर चलती प्रोस्टिट्यूट को अपनी झांसे में फंसाकर अपने ड्राइवर के साथ मिलकर बेदर्दी से उसका गला काट देता है। और इससे पहले कि वो उसके ऑर्गन्स निकाल पाता, यहाँ एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है, जिससे डरकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेडरिक जब इस क्राइम सीन पे पहुंचता है और इस लड़की की बॉडी देखता है तो समझ आता है कि किलर आज एक और मर्डर करेगा, क्योंकि उसने इस बॉडी से ऑर्गन्स नहीं निकाले थे। उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। किलर एक और शिकार को मार चुका था। फ्रेडरिक की सिक्स सेंस उसे करीब भी कुछ बुरा होने का जब बताती है तो वो उसे चेक करने के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़ लेते हैं। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉयल ऑफिसर के ही लोग थे, जो रॉयल ऑफिसर क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता था। ये लोग उसे पकड़कर खूब पीटने लगते हैं क्योंकि उसने रॉयल ऑफिसर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि फ्रेडरिक को तो ये भी लगता था कि यही रॉयल ऑफिसर प्रोस्टिट्यूट्स के मर्डर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करते हैं और शायद उन्हीं के कहने पर प्रिंस की प्रोस्टिट्यूट से शादी को छुपाने के लिए वो उनकी शादी में आए सभी प्रोस्टिट्यूट को मार रहे होंगे। फ्रेडरिक को मार पीट कर ये लोग यहीं छोड़ जाते और फिर वो हिम्मत करके उठता है और दूसरे मर्डर तक पहुँचता है। यहाँ इस बार उसके सीनियर भी आए थे। किलर ने इस लड़की को मारने के बाद दीवार पे लिखा था कि इन सारी मर्डर्स के पीछे ज्यूस यानी यहूदी नहीं है। जैसे पहले इस मुल्क में रहने वाले लोगों को लगने लगा था कि इन सारे मर्डर्स के पीछे ज्यूस हैं और उनको खत्म करने के लिए लोग सड़कों पे निकलने लगे थे। ज्यूस की जानों को खतरा हो चुका था और वो लोग घरों में बंद होकर रहते थे। फ्रेडरिक के सीनियर ऑफिसर उसे दीवार से ये सब मिटाने को बोलते हैं, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से मुल्क में ज्यूस के खिलाफ दोबारा से हंगामे हो सकते थे। अपने सीनियर की बात ना मानने पर
पर उसे आखिर नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और वो घर पर बैठ जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उसे वियन आता है कि किलर अब मैरी को मार रहा है। वो मैरी की जान बचाने के लिए उसके पास कुछ पैसे और एक लेटर भिजवाता है जिसमें लिखा था कि वो इस शहर को छोड़कर दूर चली जाए। फ्रेडरिक का वियन काफी हद तक ठीक था क्योंकि हम देखते हैं कि किलर के ड्राइवर ने अब मैरी का पता चला लिया है क्योंकि वो मैरी को ही अगला शिकार बनाने वाले हैं। इस वियन के बाद दोबारा फ्रेडरिक रॉयल डॉक्टर के पास आता है और उन्हें बताता है कि मुझे लग रहा है कि जो कोई भी मर्डर कर रहा है वो क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता है और प्रिंस की प्रोस्टिट्यूट से शादी की खबर को छुपाने के लिए उसकी शादी में आई सभी प्रोस्टिट्यूट को मार रहा है। फ्रेडरिक अब डॉक्टर से सवाल करता है कि आप भी क्वीन के पुराने आदमी हैं, क्या आपको उन्होंने प्रिंस की शादी छुपाने की ऑफर नहीं की? ये बात सुनते ही डॉक्टर गुस्से में आ चुके थे और गुस्से में उनके मुंह से फ्रेडरिक के सामने सारी सच्चाई निकल जाती है कि असल में वही क्वीन विक्टोरिया के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ही प्रिंस की शादी की खबर छुपाने के लिए मर्डर भी किए। सिर्फ यही नहीं, उनके 3 साथी भी थे, वो यंग डॉक्टर, फ्रेडरिक के ही सीनियर ऑफिसर और वो रॉयल ऑफिसर जिसने मैरी की दोस्त को मूवी के स्टार्ट में किडनैप किया था। ये सब सुनते ही फ्रेडरिक उन्हें मारने के लिए अपनी गन तान लेता है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता डॉक्टर का दूसरा साथी पीछे से हमला करके फ्रेडरिक को बेहोश कर देता है। रॉयल डॉक्टर मैरी को कत्ल करने के लिए निकल जाते हैं जबकि बाकी सारे उनके साथी फ्रेडरिक को मारने में लग चुके थे। यंग डॉक्टर उसे मारने के लिए पॉइजन वाला इंजेक्शन भर रहा था। इससे पहले कि इंजेक्शन फ्रेडरिक को लग जाता, फ्रेडरिक बहुत हलचल मचाता है और इस सब में वो इंजेक्शन खुद ही यंग डॉक्टर को लग जाता है। रॉयल ऑफिसर चलती गाड़ी से गिर जाता है और इस सब का फायदा उठाते हुए फ्रेडरिक भी गाड़ी से निकलकर अपनी मैरी को बचाने के लिए भागता है और इससे पहले कि वो मैरी को बचाने के लिए पहुंचता, रॉयल डॉक्टर मैरी को बुरी तरीके से मार चुके थे। इस जगह पर फ्रेडरिक के सीनियर ऑफिसर भी आ गए थे। गुस्से में अपने सीनियर ऑफिसर से पूछता है कि बताइए मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे। सीनियर ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताते, उल्टा उसे धमकाते हैं कि अगर तुमने उल्टा सीधा कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। बेचारा फ्रेडरिक गम में जब डेड बॉडी के पास पहुंचता है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो तो मैरी थी ही नहीं। इर्द गिर्द पता चलाने पर फ्रेडरिक को एक शॉपकीपर मैरी का एक खत देता है जिसमें लिखा था कि वो अपने गांव चली गई है, उसके साथ उसकी दोस्त की बेटी भी है और अब से उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस बच्चे को पालना है। सीन कट होकर हमें क्वीन विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को और लड़कियों को मारने का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया था ताकि प्रिंस से प्रोस्टिट्यूट की शादी की खबर आगे ना फैल पाए। लेकिन लॉर्ड और उनकी एजेंसी के कुछ लोगों ने मिलकर उन लड़कियों के ऑर्गन्स निकालकर रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर दिए। लॉर्ड इस चीज की क्वीन विक्टोरिया से माफी मांगते हुए उन्हें बताते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का काम भी पूरा हो चुका है, प्रिंस और प्रोस्टिट्यूट की शादी के सारे सबूत मिट चुके हैं। क्वीन ये जानकर बहुत खुश होती है और उनका शुक्रिया अदा करती है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस डॉक्टर को भी पकड़ चुके थे। उन्हें कोर्ट लाया जाता है पर कोर्ट में डॉक्टर अपने किए की माफी नहीं मांगते। उनके इस एक्शन से कोर्ट को लगता है कि डॉक्टर पागल हो चुके हैं और उन्हें सजा दी जाती है कि उन्हीं के निकाले हुए पागल लोगों को ठीक करने के तरीकों के एक्सपेरिमेंट अब उन्हीं पे किए जाएं। कहानी सालों आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि मैरी अपने दोस्त की बेटी के साथ समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में रहती है। ये बिल्कुल वही वियन था जो फ्रेडरिक ने काफी सालों पहले मैरी के लिए देखा था और अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रेडरिक के घर उसका कुलीग आता है उसे जगाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि फ्रेडरिक मर चुका है। फ्रेडरिक के हाथ में मौजूद 2 सिक्कों से उसके कुलीग को ये पता चल चुका था कि उसने अपनी वाइफ के गम में और मैरी की याद में सुसाइड कर ली है। फ्रेडरिक का कुलीग ये सिक्के उठाकर उसकी आंखें बंद करके उसकी आंखों पे रख देता है और इस सीन के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।